हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रीति कौशिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है, अगेन हमारा टॉपिक जो है बीच में रह गया था, यानी कि हमने वीडियो मैंने एंड कर दी थी। अभी हम दोबारा से वहीं से शुरू कर रहे हैं जहाँ पे कल हमने छोड़ा था। तो यही हमारी फीचर्स हैं इकोनॉमिक पॉलिसी की, जो कि 1991 तक रही हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी। 1951 से शुरू होके तो हमने इसी की फीचर्स डिस्कस कर रहे थे। अगर हम इनकी फीचर्स को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, एक एक को नहीं समझेंगे, तो फिर हम ये नहीं कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे कि सक्सेस हुई हमारी प्लानिंग कमीशन जो हमने सेटअप किया था इंडिया के अंदर। हमारी प्लानिंग जो चली इकोनॉमिक पॉलिसी की 1951 से, वो क्या हुई, सक्सेस हुई, फेल हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, तो हमें तभी बता पाएंगे ना। पहले एक बार हम फीचर्स तो देख लें, अब की फीचर्स देखेंगे, फिर हम 1991 की फीचर्स देखेंगे, तभी तो हम कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे ना कि उस टाइम में क्या था, इस टाइम में यानी 1951 में क्या था ऐसा जिसकी वजह से प्लानिंग कमीशन अगर हमारा फेल हो गया तो कैसे फेल हुआ, वो क्या क्या उसकी बुराइयां थी, क्या उसमें अच्छाई थी। तो जब तक तुम फीचर्स नहीं पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो 4 फीचर्स हमने कंप्लीट कर ली थी, आज हमने 5th फीचर से शुरू करना है। जो हमारी 5th फीचर है वो है फोकस ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। हम बात करें 1951 की प्लानिंग कमीशन की, प्लानिंग की, इकोनॉमिक पॉलिसी की, फीचर्स की। तो इकोनॉमिक पॉलिसी की जो फीचर थी, आज 5वीं फीचर पे हम आए हैं, तो कह रहा है कि जो फोकस किया गया वो सेविंग पे और इन्वेस्टमेंट पे किया गया। पहले सेव करो, यानी कि जितना तुम इनकम कर रहे हो, इनकम आ रही है तुम्हारी, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो और सेव कर रहे हो। तो फोकस किया गया कि कंज्यूम थोड़ा कम कर लो, सेविंग ज्यादा करो। सेविंग पे फोकस किया गया। साथ साथ अगर सेविंग तुम कर रहे हो तो वो बैंक में नहीं रखनी है, छुपा छुपा के नहीं बैठ जाना है, बैंक में अपने घरों में नहीं रख लेना, उसको इन्वेस्ट भी करो कहीं ना कहीं। यानी कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों के ऊपर फोकस किया गया। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट वर आइडेंटिफाइड एज द की डिटरमिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. High interest rates were offered to promote saving, while investment was induced through subsidies and capital grants. सेविंग और इन्वेस्टमेंट को आइडेंटिफाइड किया गया था, यानी कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इकोनॉमिक ग्रोथ का एक मेन इंपॉर्टेंट सोर्स माना। ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स लगाए गए वहां पे कि ताकि सेविंग के लिए लोग प्रमोट हो। अगर इंटरेस्ट रेट हाई कर दिया जाएगा तो लोग सेव करेंगे, ठीक है। अगर लोग सेव करेंगे तो अब वो पैसा सेव करके अपने घरों में नहीं दबाना है, उसको क्या करना, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्ट तो लोग ऐसे करने के लिए बाहर आएंगे नहीं, तो लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड कराई गई, कैपिटल ग्रांट्स, जिसकी वजह से लोग अपने पैसे को निकाल के कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें। तो इसकी वजह से अलग अलग सब्सिडीज, कैपिटल ग्रांट्स लोगों को अवेलेबल कराए गए, जिसकी वजह से लोगों ने पहले पैसे को सेव किया और फिर इन्वेस्ट किया। ऐसा प्लानिंग की गई है, यानी कि फोकस किया गया कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हो। अब हुई या नहीं हुई ये हम बाद में बताएंगे, ये तो हमारी प्लानिंग चल रही है यहाँ पे। 6th पार्ट में क्या किया गया, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट किया गया। डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाज प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन. हाई इंपोर्ट ड्यूटीज एंड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस वर लाइव्ड ऑन इंपोर्ट्स. डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया गया फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंपटीशन से। यानी कि अगर आउटसाइड इंडिया क्या हो रहा है हमें नहीं पता, यानी क्या हो रहा है, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेफ रखना है। वहां से वहां वाला माल अगर यहाँ पे आगे बिकने लग गया ना, तो वैसे ही जैसे पहले हो गया था ना, वैसे ही प्रॉब्लम हो जानी, यानी हमारे फिर गले सड़े प्रोडक्ट्स का कोई नहीं खरीदने वाला। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हमने सोच रहे हैं, हम यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो हम ये सोच रहे हैं कि अगर हमारी इंडिया के अंदर फॉरेन के प्रोडक्ट्स आएंगे ही नहीं तो इंडिया सेफ रहेगी और इंडिया अपने आप डेवलप हो जाएगी, अपने प्रोडक्ट्स खुद बनाएगी, खुद बेचेगी, बस ऐश करेगी। ये तो पता नहीं चला ना कि कंपटीशन नहीं होगा तो फिर क्या नहीं होगी, कंपटीशन नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी, ये नहीं पता चलेगा कि हम कहाँ स्टैंड करें। लेकिन बस इंडिया वाले अभी फिलहाल के लिए ये सोच रहे हैं कि फॉरेन कंपटीशन को अवॉइड किया जाए। फॉरेन कंपटीशन को अवॉइड करने के पीछे उनका यही रीजन है कि वो इसलिए अवॉइड करना चाह रहे हैं ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जो बेचारी बिल्कुल ही डिक्लाइन हो गई थी, अब कुछ ऊपर उठाना है उनको। अगर ऊपर उठाना है तो अगर फॉरेन यानी फॉरेन के प्रोडक्ट्स को अगर यहाँ पे ला दिया गया तो अगेन वो दोबारा से नहीं उठ पाएंगी और उनमें इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो ब्रिटिश के साथ या फिर कोई भी कंट्री है उनके प्रोडक्ट्स के साथ अपने प्रोडक्ट्स की कंपटीशन कर सके। तो इस वजह से वो दोबारा डिक्लाइन ना हो, दोबारा डिमोटिवेट ना हो, इस वजह से कहा गया कि फॉरेन कंपटीशन से अवॉइड कराया जाएगा। यानी कि उन पे क्या किया गया, हाई इंपोर्ट ड्यूटीज एंड क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए कि इंपोर्ट्स के ऊपर कि अगर इंडिया के अंदर कुछ भी तुमने भेजना है ना, भेज सकते हो तुम, लेकिन कब भेज पाओगे, जब तुम्हारे अगर इतनी ताकत है कि ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज और ज्यादा अलग अलग क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि केवल इतनी ही क्वांटिटी में तुम सामान भेज सकते हो, इससे ज्यादा भेज ही नहीं सकते। अगर ऐसा कर दिया जाएगा, पहले इंपोर्ट ड्यूटीज पे करो, उसके बाद भेजना भी लिमिट है, इतना ही भेज सकते हो। ये नहीं कि तुम
ड्यूटी पे करके पता नहीं कितना भेज दोगे यहाँ पे प्रोडक्ट्स, नहीं फिर तो तुम्हारे बिकेंगे। तो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, और रिस्ट्रिक्शंस इसीलिए लगाई गई ताकि जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसको थोड़ी जगह मिले, लोग पहचाने कि ये इंडिया का प्रोडक्ट है और लोग उसकी तरफ समझें उस प्रोडक्ट को और उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, उसको खरीदें, वरना तो क्या हो जाएगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए ये इंडिया वालों ने प्लानिंग की। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा 7th पॉइंट, उसमें फोकस किया गया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे। जो इंपोर्ट हम कर रहे हैं बाहर से, यानी जो भी सामान हमने इंपोर्ट करना है उसको सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश की गई, यानी कि चेंज करने की। अगर हम बाहर से, अगर हमने ये वाला फ़ोन बाहर का पसंद आ रहा है आउटसाइड इंडिया, तो अब हम कोशिश करेंगे कि अपने देश में ही कुछ अच्छा ऐसा टाइप का फ़ोन बनाने की, यानी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल कराने की पूरी कोशिश की गई कि जो सामान हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना, अगर उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो सकता है तो जान लगा दो, लेकिन सब्स्टिट्यूट अवेलेबल कराओ। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर पूरा फोकस किया गया। इट इम्प्लाइज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच वर इम्पोर्टेड फ्रॉम अबोर्ड। जो अबोर्ड से इम्पोर्ट किया जा रहा है गुड्स, उसको डोमेस्टिक प्रोडक्शन करो, यानी उसको खुद अपनी कंट्री के अंदर ही उसका प्रोडक्शन करो, ऐसे गुड्स का जो तुम अबोर्ड से लेके आ रहे हो। द बेसिक आइडिया वाज टू सेव फॉरेन एक्सचेंज एंड बिकम सेल्फ सफिशिएंट। और जो आइडिया था इसके पीछे यही था कि सेल्फ सफिशिएंट बनने का और फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने का। इसीलिए कोशिश क्या की गई कि इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करो, यानी कि जो हम सामान बाहर से लेके आ रहे हैं, बोर्ड से जितना भी सामान आ रहा है, वो सारा सामान अगर पॉसिबल है तो उसका प्रोडक्शन खुद करो अपनी कंट्री के अंदर। तो उससे क्या होएगा, उससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज सेव रहेगा और साथ साथ हम सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे। अगर हम इंपोर्ट ही नहीं करेंगे तो बन जाएंगे सेल्फ सफिशिएंट, है ना। तो किस चीज़ के ऊपर फोकस किया गया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। ओके, 8 पॉइंट में कहते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल। अब जो फॉरेन कैपिटल है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाज कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड थ्रू फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI, उसको कंट्रोल किया गया और रेगुलेट किया गया किसके थ्रू, फेरा के थ्रू। लोन्स फ्रॉम अब्रोड वर अकॉर्डेड हाई प्रायोरिटी देन FDI। This was to minimize economic control of the domestic market by the foreign investors। तो जो इकोनॉमिक कंट्रोल था ना डोमेस्टिक मार्केट का, उसको मिनिमाइज किया गया फॉरेन इन्वेस्टर्स के थ्रू। अगर वो क्या करेंगे, FDI करेंगे। तो अब उसको रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई कि फॉरेन कैपिटल डायरेक्ट इंडिया के अंदर ना आ सके, जो फॉरेनर्स हैं वो डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट ना कर सके अपनी किसी भी, कोई भी यहाँ पे जितने भी वो सेंटर, मतलब कि कोई कुछ भी एस्टेब्लिश कर रखा है, जैसे कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी बड़े बड़े यहाँ पे कुछ भी है, उनके अंदर अगर वो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे फॉरेनर्स, अपने शेयर्स छोड़ो, FDI की बात हो रही है, तो यहाँ पे वो डायरेक्ट ही अपना हिस्सा ले रहे हैं, 50% 40% डायरेक्ट पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बड़े बड़े जितने भी मॉल है, कुछ भी है, उनके अंदर अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इट मीन्स उनका 40% 30% उनका, और ऑनरशिप ले रहे हैं वो यहाँ पे। इस ऑनरशिप को रोकने के लिए अलग अलग एक्ट, यानी ये आया हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इसके थ्रू बहुत सारे, यानी आपको अगर यहाँ पे इंडिया के अंदर अपनी ओनरशिप लेना आप अगर चाहते हो तो आपको क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी कि अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, जिसकी वजह से यानी इंडिया वाले चाहते थे कि फॉरेनर्स आके यहाँ पे दोबारा से कब्जा करना ना शुरू कर दे। हमारी जो नई नई इंडस्ट्री सेटअप हुई है उसके ऊपर भी 90% ना यहाँ पे ले जाएं, ठीक है। ऑनरशिप, तो ऑनरशिप को कंट्रोल करने के लिए कि ऑनरशिप फॉरेनर्स की ना हो, इसकी वजह से उन्होंने फॉरेन कैपिटल को रिस्ट्रिक्ट किया। और किस तरीके से रिस्ट्रिक्ट किया, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के थ्रू उन्होंने FDI को रिस्ट्रिक्ट किया। 9th पॉइंट जो है वो हमारा कह रहा है सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। और जो प्लानिंग की गई वो सेंट्रलाइज्ड थी, यानी प्रोग्राम्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट द स्टेट लेवल वर अलाइंड टू सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। जो स्टेट लेवल पे प्रोग्राम्स बनाए जाते थे ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड, उनको क्या किया गया, उनको डायरेक्ट जोड़ा गया सेंटर की प्लानिंग के साथ। यानी कि सेंटर के अंदर जो प्लानिंग हो रही है, स्टेट लेवल पे जो प्लानिंग हो रही है, उनका जो मेन मोटिव होगा ना वो एक ही होगा, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एज स्पेसिफाइड एट द स्टेट लेवल डिड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट विद द ओवरऑल स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रोथ एज स्पेसिफाइड इन द 5-year प्लान्स। कहते हैं कि ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई गई जो कि स्टेट लेवल के ऊपर जो स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी और जो हमारी ओवरऑल स्ट्रेटेजी होगी, यानी कि पूरे सेंट्रल में, तो उसको वो कॉन्ट्राडिक्ट ना हो, एक दूसरे के साथ कॉन्ट्राडिक्ट ना रहे, उनको कोऑपरेट करते हुए चले। तो ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई गई कि सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के साथ साथ स्टेट लेवल को भी डेवलप करना है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव रखे गए जो कि दोनों के लिए कॉमन हो और एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट ना करे और एक दूसरे का साथ कोऑपरेट करते हुए उन मोटिव्स को, उन ऑब्जेक्टिव्स को हम इजीली अचीव कर सके। तो इस तरीके से प्लानिंग की गई, सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, यानी कि सभी का मोटिव
एक रहेगा, जनहित में विकास। ठीक है, मतलब कि सबके, अगर सबका कॉमन प्लानिंग के साथ अगर हम काम करेंगे तो सबका ही फायदा है। यानी पूरा सेंटर का अगर एक जो मेन मोटिव के ऊपर चल रहा है, तो जो स्टेट्स हैं उसका जो मेन मोटिव रहने वाला वो भी उसको कोऑपरेट करते हुए चलेगा सेंटर को। ये नहीं होगा कि अलग सेंट्रल लेवल पे कुछ अलग चल रहा है और स्टेट लेवल पे कुछ अलग चल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। प्लानिंग ही इस तरीके से की गई कि सेंट्रलाइज प्लानिंग को कोऑपरेट करते हुए स्टेट लेवल की प्लानिंग होगी। ठीक है, तो यही हमारी फीचर्स थी इकोनॉमिक पॉलिसी की, जो कि 1951 से 1991 तक रही। 1951 से 1991 तक रही। और ये जो हमने फीचर्स आज डिस्कस की, एक पहले पार्ट आ चुका है, मतलब कल हमने जिस वीडियो में जितना किया था, और उसके बाद आज ये हमने कंप्लीट कर लिए सारे फीचर्स। तो होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्रीति कौशिक क्लासेस। बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग।